बीमारियां उम्र नहीं देखती, तो फिर हम टीकों को उम्र से क्यों बांध देते हैं? हमें अक्सर लगता है कि टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की रक्षा करने की ज़रूरत और भी बढ़ती जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे वयस्कों के टीकाकरण की, यानी एडल्ट वैक्सीनेशन की। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RUHS के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिव प्रकाश शर्मा, जो हमें वैक्सीनेशन से जुड़ी अहम जानकारी देंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आपको बता दें, चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपका डॉक्टर साहब से कोई सवाल है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम बताइए कि जब भी टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि ये बच्चों के लिए है, तो क्या वयस्कों को भी इसकी ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण केवल बच्चों के लिए नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। इसके साथ ही यह जानना ज़रूरी है कि जो टीके उनके बचपन में लगे थे उनके द्वारा हासिल की गई इम्यूनिटी वह भी एज के साथ कम होती जाती है। अतः इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमें अडल्ट एज में टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो टीके पहले नहीं लगे उनसे भी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। अतः बीमारियों से लड़ने के लिए हमें चिकित्सक सलाह के अनुसार टीकाकरण को करवाया जाना है। यानी टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। हाँ, शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए एवं बीमारियों से रोकथाम के लिए समय पे टीकाकरण करना अत्यंत आवश्यक है। सर, तो मान लीजिए कोई 30 या 40 की उम्र के बीच में है, तो ऐसे कौन से टीके हैं जो उन्हें लगाने चाहिए, कौन सी बीमारियों से बचने के लिए? देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसा अपन जानते ही हैं कि बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है जी। तो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती है वो सामान्यतः देखी जाती है निमोनिया की शिकायत, फ्लू की शिकायत। अभी हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक अपन ने देखा। साथ ही कई तरह की बीमारियां जो ओल्ड एज को प्रभावित कर सकती है, उन सभी की रोकथाम हेतु कई तरह के टीके उपलब्ध हैं, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, हर्पीस जोस्टर के लिए शिंगरिक्स वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। इसके साथ ही टीडैप, हेपेटाइटिस बी, MMR, टाइफॉइड वैक्सीन्स, ये सभी चिकित्सक की सलाह के अनुसार लगाने चाहिए, जिससे हम बीमारियों के प्रति एक सुरक्षा कवच पैदा कर सकें। तो सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही स्वस्थ है और वो इस तरह से कह सकते हैं कि हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो क्या उन्हें भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए? जी, वैक्सीनेशन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बीमारियां जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है और उन बीमारियों को शरीर में आक्रमण करने का मौका मिल जाता है, तो वो बीमारियां अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। अतः उनसे लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना आवश्यक है और वह टीकाकरण इसका सबसे उत्तम उपाय है जिससे हम शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं। सर, जैसे आपने हेपेटाइटिस का जिक्र किया, टाइफाइड वैक्सीन का भी जिक्र किया, तो ऐसी कौन सी 4-5 वैक्सीन है जो हमें लगानी चाहिए या पहले चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए वैक्सीनेशन से पहले? जी बिल्कुल, जैसे अपन बात करें शुरुआत में हेपेटाइटिस बी से, तो हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए 3 डोज चिकित्सक की सलाह पे उपलब्ध करवाई जाती है। सर, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं रणवीर सोलंकी भारतपुर से बोल रहा हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब के लिए। हाँ, ये टीकाकरण के बारे में डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे हैं। जी। ये कब और कब लगाए जाते हैं? जी, वो ये पूछ रहे हैं कि टीकाकरण कब कब कराना चाहिए, कौन कौन से कराने चाहिए? जी, अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो अंतर है सामान्य टीकाकरण जो बच्चों को लगाया जाता है
और अडल्ट वैक्सीनेशन, यहाँ पे एक अंतर है। जो सामान्य टीकाकरण है वह एज बेस्ड होता है, एज फिक्स, उसमें पहले से ही गाइडलाइंस तय होती है। परंतु अडल्ट वैक्सीनेशन ये चिकित्सकीय सलाह के ऊपर आपकी उम्र और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए चिकित्सीय सलाह दी जाती है कि आपको ये वैक्सीन लगाने चाहिए। जैसे अपन बात करें न्यूमोकोकल वैक्सीन की, तो जो भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर है उनको न्यूमोकोकल वैक्सीन की सलाह दी जाती है ताकि वो निमोनिया के खतरे से बचे रहें। जो व्यक्ति 40 साल से ऊपर हैं, 45 साल से ऊपर हैं, उनको हर्पीज जोस्टर वैक्सीन की सलाह दी जाती है ताकि वह पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया जैसी गंभीर बीमारी के दुष्परिणामों से बच सकें। उसी तरह 9 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जो 45 साल तक अपन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को वैक्सीन को लगाने की सलाह वहाँ पे देते हैं। इसी तरह फ्लू का वैक्सीन जो हर साल एनुअली एक डोज के रूप में, सिंगल डोज के रूप में लगाया जाता है ताकि फ्लू के खतरों से हम बच सकें। इसी तरह टिटनस का वैक्सीन जो टीडैप के रूप में लगाया जाता है उसको हर 10 साल में लगाने की सलाह दी जाती है कि हर 10 वर्ष के बाद इसका एक बूस्टर डोज लगाया जा सके। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसकी 3 डोज लगाई जाती है, प्रथम डोज के 1 महीने के बाद दूसरी डोज और 6ठे महीने पे तीसरी डोज जो बूस्टर खुराक के रूप में काम करती है। जी, इसी बीच सर एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? ईशा मैडम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहू। जी सर, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब के लिए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर मेरे को बताइए कि वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है? वैक्सीन क्या है कि जो माइक्रोब्स या जर्म्स होते हैं बीमारी करके उसी से तैयार की जाती है। तो एक तो ये लोगों की नॉलेज तो बताइए प्रैक्टिस होती क्या है। दूसरा कि एक होती है बैक्टीरियल वैक्सीन और एक होती है वायरस का अगेंस्ट वैक्सीन। इन दोनों में क्या होता है? अभी जो कोविड की डोज थी वो वायरल वैक्सीन से एंटीवायरस उसी से तैयार की जाती है, जो बैक्टीरिया या जो जर्म्स कॉज करता है बीमारी को, पैथोजन जो होता है। तो वैक्सीन का मायने बताइए और दोनों में ज्यादा इफेक्टिव और उनका असर कब तक रहता है? जी जी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखो, जो वायरस है या बैक्टीरिया है जब शरीर में जाता है तो शरीर उसके प्रति एक रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। पर जो वैक्सीन है और जो वायरस है उसमें अंतर यह है कि जो वैक्सीन के अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया यूज़ करते हैं उनका बार बार कल्चर करके उनकी इन्फेक्टिविटी को कम किया जाता है ताकि वो शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर सके, परंतु इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं वो। तो इसलिए वैक्सीन को वायरस को बार बार कल्चर करके उसकी इन्फेक्टिविटी को कम करके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके रेस्पॉन्स से शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सके, जिसको अपन कहते हैं एंटीबॉडी निर्माण होना। वायरल वैक्सीन उसमें वायरस को एटेन्यूएटेड करके वायरल वैक्सीन बनाई जाती है। इसी तरह बैक्टीरिया का सीरियल कल्चर करके उसकी इन्फेक्टिविटी को कम किया जाता है ताकि वो शरीर में लगाने के पश्चात शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। जी सर, हमने जिक्र किया, आपने बताया कि 40 से ऊपर और 60 से ऊपर कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो सभी को लगानी चाहिए, लेकिन इसमें आपने कुछ रिस्क फैक्टर्स का भी जिक्र किया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे इस बीमारी का होने का ज़्यादा रिस्क है तो उसे चिकित्सक से पहले बात कर लेनी चाहिए। तो क्या सभी को लगानी चाहिए या किस तरह का डायग्नोसिस होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है? जी, कई बार रिस्क फैक्टर उम्र से पहले प्रेजेंट रहते हैं। जी, जैसे अपन बात करें कि कुछ मरीजों में क्रोनिक डिजीजेज होती जैसे डायबिटीज़, कई बार कैंसर्स और कई बार कुछ मरीज इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पे चलते हैं। उन लोगों में एक उम्र से पहले ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य से कम रहती है। सर इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। जी हेलो। हेलो नमस्कार। हाँ जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब के लिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने बचपन से अब एक
क्या मैं अभी वैक्सीन लगा सकते हैं? जी, इनका सवाल है कि इन्होंने बचपन से लेकर अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है, तो क्या इन्हें लगाना चाहिए अब? जी हाँ, यदि अभी तक कोई भी वैक्सीन इन्होंने नहीं लगाई है तो अभी इनको वैक्सीन्स लगानी चाहिए। यही उद्देश्य है अडल्ट वैक्सीनेशन का, कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है या जिन्होंने बचपन में लगाई है परंतु समय के साथ जैसे जैसे उम्र में वृद्धि होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है, अतः इन्हें अपने चिकित्सकीय सलाह के अनुसार और एज के अकॉर्डिंग समस्त टीकाकरण का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। सर, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मान लीजिए पहले से ही बीपी की बीमारी होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है या दिल की कोई बीमारी होती है, तो क्या उन्हें टीकाकरण कराना चाहिए या उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? जी हाँ, जिन व्यक्तियों में क्रोनिक डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या अन्य बीमारियां, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखी गई, इसलिए वह हानिकारक इन्फेक्शन से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं और उनमें बीमारियों की प्रेवलेंस ज़्यादा देखने को मिली। उन लोगों को जैसे फ्लू वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, वेरिसेला जोस्टर के अगेंस्ट में वैक्सीन, ये समय समय पर चिकित्सक की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। सर, अक्सर जब भी टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा तो नहीं है, क्या इससे कुछ और हो जाएगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखो, वैक्सीन्स पूर्णतः सेफ और सुरक्षित रहते हैं। मार्केट में आने से पहले 4 फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स होती है और क्लिनिकल ट्रायल में पास होने के बाद ही कोई भी वैक्सीन पब्लिक यूज के लिए उपलब्ध रहता है। अतः ये पूरी तरह भ्रांति है कि वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर लोग केवल इसी वजह से वैक्सीनेशन नहीं करवाते कि उन्हें डर रहता है कि कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट इसका हो जाएगा शरीर पे, परंतु ऐसा कोई विपरीत प्रभाव किसी अध्ययन के अनुसार देखा नहीं गया है। सर, इसी बीच एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी हेलो। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गाँव जल्दी तहसील बटवा, जिला टेढ़ा, जम्मू कश्मीर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए सर डॉक्टर साहब के लिए। हाँ जी, ये टीका कहा जाता है तो कितने दिन तक टीके लगते हैं? मतलब कितने दिन तक लगाने पड़ते हैं? कितने दिन तक टीके लगते हैं? जी, हर टीके का शेड्यूल अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करें फ्लू वैक्सीन एक ईयरली डोज के रूप में लगाया जाता है, जो हर साल एक बूस्टर डोज के रूप में लगाया जाता है। दूसरा अपन बात करें टीडेफ वैक्सीन की, उसकी बूस्टर डोज हर 10 साल पे लगाई जाती है। न्यूमोकोकल वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाती है। इसी तरह बात करें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, तो इसकी सामान्यतः 3 डोज लगाई जाती है, 026 या फिर 016। जैसे बात करें येलो फीवर वैक्सीन, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लगाया जाता है, उसकी एक सिंगल डोज लगती है जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओरल पोलियो वैक्सीन हम देते हैं अडल्ट्स को जब वो विदेश यात्रा करते हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एंडेमिक है पोलियो के लिए, तो उनके लिए एक सिंगल डोज लगाई जाती है जिसकी वैधता 1 साल तक होती है। सर, जो एडल्ट्स 60 साल से ऊपर हैं उन्हें कौन कौन सी वैक्सीन्स लगानी चाहिए? जी, जैसा अपन पहले इस बारे में बात करी है कि 60 साल से ऊपर के लोगों में जो मोस्ट कॉमन रीज़न है हॉस्पिटल एडमिशन का एवं मोर्टेलिटी का, वो है न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। तो इससे बचने के लिए अपन को 2 डोज न्यूमोकोकल वैक्सीन की लगानी चाहिए। दूसरा फ्लू वैक्सीन, ओल्ड एज में फ्लू की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फ्लू का जो वायरस होता है उसके स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं। उसको कहते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। सामान्य भाषा में कहें तो वो टीके से बचने के लिए अपनी स्ट्रेन में बदलाव करता रहता है। अतः हर साल फ्लू का वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए। सर, अगर किसी ने फ्लू का वैक्सीन पहले लगा दिया है तो क्या बाद में भी ज़रूरत होती है इसकी? जी, हर साल। अच्छा, हर साल हमें एक बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। सर, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें बार बार एक्सपोजर होता है, तो क्या उनके लिए कोई खास टीके हैं जो उन्हें लगाने चाहिए? जी, हेल्थ केयर वर्कर्स हमेशा इन्फेक्शन के लिए रिस्क पे रहते हैं। जी, वो रोगी उपचार के दौरान तरह तरह की बीमारियों से एक्सपोज होते हैं। तो उनसे रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, MMR वैक्सीन, टीडेप वैक्सीन,
फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, ये उनको समय समय पे बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, ताकि वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक टर्म होती है जो होते हैं चिकित्सालय में होने वाले संक्रमण, तो उनसे रोकथाम के लिए समय समय पर बूस्टर डोज बहुत आवश्यक है। यानी जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्हें इस तरह के एक्सपोजर होता है, तो उन्हें इस तरह के जो वैक्सीन्स हैं वो समय समय पर लगानी चाहिए। सर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें वैक्सीन से कुछ एलर्जी या इस तरह के कोई सिम्टम्स आ गए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी, चूँकि सारे वैक्सीन चिकित्सालय परिसर में लगाए जाते हैं, तो ज़्यादातर वैक्सीन्स टेस्टिंग के बाद ही लगाए जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कई बार एलर्जी के माइल्ड केसेस वैक्सीन ज़्यादातर सुरक्षित रहते हैं, है ना। ऐसा कोई ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट किसी भी वैक्सीन से नहीं होता। वैक्सीन लगाने के बाद सामान्यतः हल्का दर्द या हल्का बुखार आ सकता है, परंतु कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट किसी भी वैक्सीन से नहीं होता। यानी ये पूरी तरह से सेफ है? हाँ, वैक्सीनेशन पूरी तरह सेफ है, सुरक्षित है। सर वैक्सीन से पहले व्यक्ति की खून की जांच या कुछ चेकअप वगैरह होता है? जी नहीं, ये भी एक सामान्य भ्रांति है कि वैक्सीनेशन से पूर्व कोई ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, कोई सावधानी रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ना। वैक्सीन चिकित्सक की सलाह के ऊपर लगाए जाते हैं एवं पूर्व में किसी तरह की रक्त संबंधी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सर हम जब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को ऐसी कौन सी खास टीकाकरण की ज़रूरत होती है या उन्हें भी उसी तरह की वैक्सीन लगानी चाहिए? जी हाँ, उन्हें भी सामान्यतः वो सारे वैक्सीन ही रिकमेंडेड होते हैं जो बाकी सबको लगाए जा रहे हैं। ऐसा एक मिथक है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बात करें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, तो ये मिथक है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर कोज करता है या अन्य तरह के कैंसर जैसे थ्रोट कैंसर, वार्ट्स, परंतु महिलाएं एवं पुरुष दोनों समान रूप से ससेप्टिबल हैं और दोनों में इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। अतः वैक्सीन दोनों को ही लगाना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। सर मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर रहा है, ऐसे में कौन कौन से नए वैक्सीन्स हैं जो आ गए हैं? जी, समय समय पर नए नए खोज होती है, नए नए वैक्सीन बाजार में आते हैं लगाने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन की वजह से ही अपन इतनी बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी को कंट्रोल कर पाए। इसी तरह जैसे नए वैक्सीन आते हैं जिनकी खोज चल रही है, जैसे मलेरिया के प्रति वैक्सीन, डेंगू के लिए वैक्सीन्स एवं कई अन्य इन्फेक्शियस डिजीजेस जिसके लिए वैक्सीन की खोज की जा रही है और क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहे हैं और जल्द ही आम पब्लिक के लिए वो वैक्सीन्स उपलब्ध होंगे। लेकिन सर आज भी हम देखें तो आम जनता जो है वो उसके प्रति इतनी जागरूक है नहीं या उन्हें पता नहीं है इसके बारे में, या आज भी लोग डरे हुए हैं कि संकोच होता है उन्हें कि भाई टीकाकरण हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक सामान्य मिथक है कि टीकाकरण कराने से मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी या शरीर पहले की तरह काम नहीं करेगा। ये पूर्णतः गलत है ना। और हाँ, जागरूकता की तो कमी है जिसको धीरे धीरे बढ़ाना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। यदि जनता जागरूक नहीं रहेगी तो टीकाकरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जान पाएंगे। तो अतः जागरूकता पैदा करनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार काफ़ी काम भी कर रही है और राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसमें अडल्ट वैक्सीन को अब शामिल किया गया है, जिसमें काफ़ी चीज़ें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सर इसी बीच हमसे एक कॉलर जुड़े हैं। जी हेलो। हाँ जी हेलो, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप सर? जी पीके नेहरा बोल रहे थे नोएडा से। हमको ये पूछना था, जैसे ये कोरोना फिर आ रहा है जी, तो जो वैक्सीन लग चुकी है दैट इज सफिशिएंट कि कुछ और अभी करना पड़ेगा? जी उनका सवाल यह है कि कोरोना के हम केसेस काफ़ी देख रहे हैं, अभी वापस आने लग गए हैं, तो जो उन्होंने पहले वैक्सीन लगाई है क्या वो काफ़ी है? जी हाँ, कोरोना के लिए सरकार समय समय पे दिशा निर्देश जारी करती है। सरकार के साथ ही WHO एवं CDC की भी गाइडलाइंस जारी होती है।
अच्छा अच्छा। इसके लिए अच्छा, इसके लिए जो 65 साल की उम्र के अधिक के लोग हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य से कम रहती है, उनको एनुअली एक बूस्टर डोज लगाने की गाइडलाइंस हैं। साथ ही जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो चिकित्सालय परिसर में काम कर रहे हैं, उन्हें भी एनुअली बूस्टर डोज लगाने की गाइडलाइंस है। परंतु अभी जो लोग 60 साल से कम के हैं, अभी उनको बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं। सर टीकों से क्या हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होती है? जी हाँ, टीके हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने में बहुत सफल और कारगर साबित होते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे ही टीका अपन लगाते हैं तो शरीर उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। अब अपन समझें कि एक कमरे में 100 लोग और अपन ने 90 को वैक्सीनेट कर दिया। अब कोई नया संक्रमण आएगा और 10 लोग रह गए जिनके टीके नहीं लगे, परंतु वो 90 लोग एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे और जो संक्रमण है वह उन 10 तक नहीं पहुंच पाएगा। यही एक हर्ड इम्यूनिटी है जो अनवैक्सीनेटेड लोगों को बचाती है, और इसी हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हम पोलियो जैसी बीमारी को भारत से उन्मूलन कर पाए, और स्मॉल पॉक्स के टाइम पे भी हर्ड इम्यूनिटी ने बहुत अहम रोल निभाया। सर हमें हमारा कार्यक्रम जो भी देख रहे हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने कोई टीका लगाने का निर्णय लिया है, तो उन्हें शुरुआत किस तरह से, कहाँ से करनी चाहिए? जी, उन्हें शुरुआत में अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए, अपने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में बताना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग चिकित्सक उनको उपयुक्त टीका लगाने का परामर्श देंगे, और उस शेड्यूल को जैसा जैसा वो बताएं वैसा पूरा टीकाकरण करवाना चाहिए। सर क्या वैक्सीन्स जो हैं वो सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध रहती हैं या फिर निजी अस्पतालों में ही हम देख सकते हैं वैक्सीन्स? जी, सरकारी चिकित्सालयों में भी समस्त प्रकार के टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं, है ना। चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, MR वैक्सीन हो, न्यूमोकोकल वैक्सीन हो, TD वैक्सीन हो, तो समस्त तरह के अडल्ट वैक्सीन भी सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। सर क्या कोई ऐसा कैलेंडर है जिससे हम समझ पाएं कि कौन सा टीका कब लगाना चाहिए? जी, इसमें वैक्सीन अकॉर्डिंग टाइमलाइन और शेड्यूल्स रहते हैं। जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं, जैसे TDF वैक्सीन है, वो 10 साल के बाद हर 10 साल में एक बूस्टर डोज लगाई जाती है उसकी, है ना। कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जैसे येलो फीवर, वो जीवन में सिर्फ एक बार ही लगाया जाता है ना। वेरिसेला जोस्टर के लिए जो वैक्सीन होता है वो 45 साल की उम्र के बाद लगाया जाना का वहाँ पे परामर्श देते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन है, वो 60 साल के ऊपर के लोगों को 2 डोज लगाने का वहाँ पे प्रावधान। सर आपने टाइफाइड वैक्सीन के बारे में भी हमें बताया था, तो टाइफाइड वैक्सीन क्या सभी को लगानी चाहिए या फिर सिर्फ उन्हें लगानी चाहिए जिन्हें बार बार इस तरह की समस्या होती है? टाइफाइड वैक्सीन भी सभी को लगानी चाहिए, है ना। टाइफाइड में पॉलीसैकेराइड वैक्सीन भी आती है और कॉन्जुगेट वैक्सीन भी आती है, जो अडल्ट टीकाकरण में सम्मिलित है, और सभी को, क्योंकि बीमारी का जो रिस्क है, जो डेंजर है, वो सभी के लिए समान है, अतः उससे लड़ने के लिए सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए सारे। सर टाइफाइड में आपने 2 वैक्सीन का जिक्र किया, तो दोनों में क्या अंतर है? ये किस तरह से वैक्सीन बनाई जा रही है ना, कल्चर करके किस तरह से। तो एक है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, ये वैक्सीन के कंपोनेंट के ऊपर निर्भर करता है, उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन के टाइप्स होते हैं। इसी तरह के टाइप्स हमको न्यूमोकोकल वैक्सीन में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो 23 स्ट्रेन्स के लिए आती है, और न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन भी मार्केट में उपलब्ध है। वह जब अपन जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, चिकित्सक से मिलते हैं, तो चिकित्सक रिस्क फैक्टर, एज और लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग एडवाइस करता है कि हमको कौन सा वैक्सीन लगवाना है। सर हमने बच्चों की बात की, हमने बुजुर्गों की बात की, क्या गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग से कोई वैक्सीन है या उन्हें लगानी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जी हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण उपलब्ध है, ताकि नियोनेटल टिटनस जैसी गंभीर बीमारी को उन्मूलन किया जा सके।
उसके लिए जो वैक्सीन सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध है वो है टीडी वैक्सीन, जिसमें टिटनस और डिप्थीरिया के स्ट्रेन्स होते हैं। उसकी 2 डोज लगाई जाती है 1 महीने के अंतराल पे। अगर सर मान लीजिए किसी ने पहले से ही कोई वैक्सीन लगा ली है तो क्या उन्हें बूस्टर डोज की आवश्यकता कब कब पड़ती है? जी हाँ, यदि पहले से ही कोई वैक्सीन लगा रखी है तो समय के साथ बूस्टर डोज की आवश्यकता रहती है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं की, है ना। यदि प्रथम प्रेगनेंसी में दोनों डोज लग चुकी है, अब जो अगली प्रेगनेंसी वो 3 साल के अंतराल पे है, तो उसमें 7वें महीने पे एक टीडी वैक्सीन की बूस्टर डोज अपन लगाते हैं। इसी तरह बाकी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल, टीडैप, इन सब में बूस्टर डोज का प्रावधान है ताकि शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल हुई है वह एक लेवल पे मेंटेन कर सके, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। सर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें बीमारी अभी तक हुई नहीं है, हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो क्या उन्हें भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली बीमारियों को हम रोक सकें और एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम अपने परिवार को, कम्युनिटी को रोग मुक्त रख सकते हैं। सर टीकाकरण का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है जब हमें जाना चाहिए? जी देखो, जो एज बेस्ड क्राइटेरिया रहता है ना, वह रहता है चाइल्डहुड वैक्सीन्स के लिए। बट अडल्टहुड में ऐसा कहते हैं कि जब भी जितना जल्दी अपन समय पे टीके लगवा सकें उतना बेहतर। सर HPV वैक्सीन के बारे में भी हमें बताइए। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। और जी देखो, HPV वैक्सीन होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए। ये काफ़ी तरह के कैंसर कोज करता है, साथ में और दूसरी बीमारियां जैसे वार्ड्स। यह वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र में दिया जाता है, पर इसका कैचअप कैंपेन 26 साल तक चलाया जाता है। एवं इसकी जो डोज है वो 45 साल तक की उम्र में दी जा सकती है। इसकी डोज सामान्यतः 3 डोज लगाई जाती है। 0 यानी जब पहली बार वैक्सीन दिया जा रहा है, दूसरा उसके 2 महीने बाद, और जो बूस्टर डोज लगती है वह 6 महीने के बाद लगाई जाती है। ये कई सारे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में कई सारे सीरोटाइप्स होते हैं, तो मार्केट में उसके हिसाब से 9 सीरोटाइप तक की वैक्सीन उपलब्ध है, जिससे अपन कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाव कर सकते हैं। और न सिर्फ महिलाओं को, ये पुरुषों के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। जी सर, आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे टीकाकरण से जुड़ा? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जागरूक रहें, और इस बात में कोई सत्यता नहीं है कि किसी भी टीकाकरण से कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। टीकाकरण पूर्णतः सेफ है, सुरक्षित है एवं रोगों से लड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हमें ये एक जिम्मेदारी है जो हमें निभानी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।